हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल आईएएस, है ना। वेलकम टू आवर डेली करंट अफेयर सेशन दैट इज़ बियॉन्ड हेडलाइंस। तो होप दुर्गा पूजा के बाद हम मिल रहे हैं, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, है ना। मेला में राइड्स लिए होंगे, तो आप फिर से टाइम आ गया है वापस पढ़ाई में फिर पढ़ाई के और आने का, है ना। तो जो भी गैप हुआ है ठीक है, बीच बीच में हमें थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए भी गैप लेना पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि पूरा 24 घंटा या वीकली पूरा 7 बार आप पढ़ाई करेंगे। तो एनी हाउ आज ओपीएससी का टाइम टेबल निकल गया है, तो 27 तारीख उन्होंने डेट फिक्स कर दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं, है ना। अब अभी जो ये जो 10 दिन का जो हमारे पास समय 10-12 दिन का, उसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। तो आज जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लाया हूँ, अगेन द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया से, उसको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं और हर एक टॉपिक के बाद हम एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आप वीडियो पॉज करके उस पर कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों क्या है, वो प्रिसीजन मेडिसिन, ऑरोरा, आरटीआई एक्ट, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस एंड पीएम गति शक्ति है, ठीक है। ये 5 टॉपिक पे हम थोड़ा देखते हैं, डिटेल डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इससे पहले एक अनाउंसमेंट है, अगेन हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है अगेन 17 अक्टूबर से, जहाँ पे हम प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू सबका गाइडेंस देते हैं अंडर वन रूफ, ठीक है। यहाँ पे लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है, सीसेट क्लासेस भी होगा, आपका 1-to-1 मेंटोरशिप है। तो दिए गए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके बुक कर सकते हैं हमारा ऑफलाइन बैच के लिए। तो आते हैं टॉपिक पे बच्चों। टॉपिक जैसा मैंने कहा, आते हैं फर्स्ट टॉपिक हमारा रहता है प्रिसीजन मेडिसिन, ठीक है। तो इस पे ओपीएससी एक बार मेंस पे क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट इज प्रिसीजन फार्मिंग पूछ रखा है, तो प्रिसीजन मेडिसिन क्या है। तो देखो क्या होता है बच्चों, आपने आपके दोस्त लोग या आपके पेरेंट्स लोग को जैसे सुना होगा ना, जैसे क्या होता है, कोई कम खाता है तो उसका वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, या कोई बहुत ज़्यादा खा रहा होगा ना, उसका वेट कम हो, मतलब वेट उसके हिसाब से बढ़ता नहीं है। तो सारे जो ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, सबका जेनेटिकली मेकअप अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है ना। सबका जेनेटिक स्ट्रक्चर, सबका बॉडी रेस्पॉन्स, रिएक्शन टाइम सबका अलग होता है। तो सेम यही टेक्नोलॉजी हम, जब भी कोई ह्यूमन को कुछ डिजीज़ होता है, ठीक है, कुछ भी वो बीमार होता है, तो उसके लिए एक कॉमन दवा ना रख के प्रिसीजन उसके लिए उसका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, उसका बॉडी इस कंडीशन में रखे तो क्या रिस्पॉन्स देता है, उसका बॉडी में किस चीज़ का ज़्यादा डिफेक्टिव है, तो ये सब मॉनिटर जो करते हैं, एक पर्सन का पूरा हम जीनोम स्टडी करेंगे या जेनेटिक मेकअप स्टडी करेंगे, उसको बोलते हैं प्रिसीजन मेडिसिन, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक 2 एग्जाम्पल मैंने लिया, एक है पेशेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर ये सर बहुत सारे पेशेंट हैं, सेम थेरेपी अगर हम डालेंगे, सेम मेडिसिन सबको देंगे, तो किसी किसी संख्या को देख रहे बेनिफिट हो रहा है, कोई जो है उसको कुछ ही नहीं मतलब बेनिफिट नहीं हो रहा, बल्कि कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, उसको बॉडी मोड़ रहा है। और कुछ सेगमेंट है, जैसे यहाँ पे 2 लोगों उसमें रिएक्शन हो गया है, ठीक है, पॉसिबल है ना। सपोज अगर किसी को ठंड हुआ है, तो आप अगर कॉमन मेडिसिन देते हो, ठीक है, तो कोई बहुत जल्दी रिकवर करता है, किसी को 4-5 दिन लगता है, किसी को 10 दिन लगता है। सेम ये जो है हमारा जो अभी ट्रेडिशनल या ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन सिस्टम में चल रहा है। तो प्रिसीजन मेडिसिन क्या है, हम उस व्यक्ति का पूरा डीएनए सीक्वेंस करेंगे, जो जीनोम सीक्वेंसिंग होता है, पर्टिकुलरली सारे पेशेंट के लिए हम इंडिविजुअल उनके लिए मेडिसिन तैयार करेंगे, इसी को बोलते हैं प्रिसीजन मेडिसिन, ठीक है। जैसा मैंने कहा, सारा का बॉडी का जो सारे सब एवरी ह्यूमन है डिफरेंट एंड यूनिक सेट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो सबका जेनेटिक स्ट्रक्चर भी अलग होने के कारण बॉडी जो ड्रग है, बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स भी सबका डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, ठीक है। तो प्रिसीजन मेडिसिन वही कह रहा है कि आपको कि पहले जो अच्छा न्यूज़ में क्यों, वाई प्रिसीजन मेडिसिन इन इंडिया कांट एडवांस विदाउट बायोबैंक लॉ, ये जो है इंडिया में और एक चैलेंज आता है इसको लेके, प्रिसीजन मेडिसिन को लेके, हमारे ये बायोबैंक लॉ, ठीक है। तो बायोबैंक बच्चों क्या होता है ना, बायोबैंक इट इज़ अ कलेक्शन, जैसे बैंक होता है हमारा जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, उसमें पैसा रखते हैं। बायोबैंक में क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ व्हाट, कलेक्शन ऑफ डीएनए, कलेक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सीमेन, ठीक है। तो ये सब हम कलेक्ट करते हैं, इस बैंक में स्टोर रहता है। बट इंडिया में जो बायोबैंक लॉ है, ठीक है, वो रोबस्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरा करना पड़ता है ताकि जो उनका डिटेल्स है कोई रिसर्चर लेके स्टडी कर पाए, ठीक है। ये जो पॉसिबल कब होगा प्रिसीजन मेडिसिन, जब इस पर वाइड इन्वेस्टिगेशन होगा, वाइड रिसर्च होगा। तो रिसर्च के लिए हमें क्या चाहिए, रिसर्च के लिए हमें डेटा चाहिए। तो डेटा कहाँ से मिलेगा, डेटा बायोबैंक से मिलता है। बट इंडिया में जो बायोबैंक लॉ है वो अलाउ नहीं करता है विदाउट कंसेंट, ठीक है। अगर इंसान का डेथ भी हो जाता है, ब्रेन डेथ हो जाता है, फिर भी बहुत फॉर्मेलिटीज़ है उसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके स्टडी करने का, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं जो हमारा जो कोरोना टाइम हुआ था, जो वैक्सीन डेवलपमेंट बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है ना कि जो जेनेटिक जो टेक्नोलॉजी आते हैं, mRNA टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, mRNA
rDNA या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सब के लिए अभी भी हम बहुत पीछे हैं, इस पर बहुत स्टडी चाहिए। अगर इस स्टडी पे हम अगर जैसे इस बार जैसे माइक्रो आरएनए पे नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ये फ्यूचर है हमारा, ठीक है, डायग्नोस्टिक का ये फ्यूचर है जिससे हम तुरंत ही कोई वैक्सीन को बना सकते हैं और पर्टिकुलर जो पर्सन को डिजीज़ को हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो बायोबैंक लॉ के बारे में भी हम जान गए। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन अच्छे से लिख दिया हूँ स्लाइड में, ठीक है, आप पढ़ोगे इसकी डेफिनेशन, जो मैंने कहा इसमें अच्छे से डिटेल में मैंने कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे 2 टेक्नोलॉजी के बारे में आप पढ़ोगे, जैसे आपका था यहाँ पे क्या, हाँ, जैसे इस टेक्नोलॉजी से क्या हुआ ना, यूके में एक जो ब्लाइंड पर्सन है उसका विजन वापस ले आया गया, ठीक है। डायबिटीज़ पेशेंट का जो डायबिटीज़ रिवर्स कर दिया गया, तो कितना इंपॉर्टेंट ये प्रिसीजन मेडिसिन है, ठीक है, जिनका डायबिटीज़ और जो ब्लाइंडनेस उसको भी पूरा क्योर करके रिस्टोर कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें 2 चीज़ पे, अच्छे टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा, वन इज mRNA टेक्नोलॉजी, ठीक है, और एक यहाँ पे जीन एडिटिंग। ये 2 टेक्नोलॉजी पे हमें काम करना पड़ेगा जिससे हम जो भी जो डिजीज है उसको रिवर्स करके पर्सन को बैक टू नॉर्मल बना सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए रखा है, इसको आप पॉज करिए और जाके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। फिर आता है जो ऑरोरा, ठीक है। आप जैसे बहुत ये जो ऑरोरा क्या होता है ना, सन में ग्रीन ऑरेंज लाइट टाइप का पैटर्न बन जाता है स्काई में, ठीक है, स्काई में आपका जो है लाइट टाइप का एक पैटर्न बन जाएगा। बहुत सारे जो फ्रेंड आपके पोस्ट करते होंगे, जब कोई इंस्टाग्राम अगर यूज़ करे आप, कोई फ्रेंड नॉर्दर्न कंट्रीज़ में है ना, तो वहाँ पे तो क्या होता है, देखो स्काई में एक पैटर्न डेवलप हो जाता है, ग्रीन लाइट ऑरेंज कलर के, इस टाइप से पैटर्न आपको दिखेगा, पूरा सीनिक ब्यूटी रहेगा। उस देखो वो होता है क्यों, वो क्या होता है उसका फेनोमेना, जो भी ये जो ऑरोरा डेवलप होता है बिकॉज ऑफ सन, ठीक है, बिकॉज ऑफ सन। जो ये सब जो स्टार है या सन है, वो लोग कॉन्स्टेंटली एक चार्ज पार्टिकल रेडिएट करता है टुवर्ड्स अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोलर विंड बोल सकते हैं, ठीक है। चार्ज पार्टिकल की मोशन में तो सोलर विंड रेडिएट, ये सोलर विंड जो जा रहा देखिए यहाँ पे, ये कॉन्स्टेंटली सन या कोई भी स्टार हो कॉन्स्टेंटली ये चार्ज पार्टिकल रिजेक्ट करता रहता है फ्रॉम द कोरोनल एटमॉस्फेयर, या कोरोना मास इजेक्शन थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है, कोरोनल मास इजेक्शन थ्योरी। तो ये जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करता है, इसको अपने साइड पुल करने का कोशिश करता है। तो जो भी ऑरोरा जो फेनोमेना है ना, वो आपको नॉर्दर्न ये पोल्स में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप जो नॉर्दर्न कंट्रीज़ वगैरह है, फिनलैंड वगैरह, डेनमार्क वगैरह, वहाँ पे आप ज़्यादा देखोगे ऑरोरा फीलिंग। बट रिसेंटली क्या हो रहा है, इंडिया में भी लद्दाख में ऑरोरा देखने को मिल गया, ठीक है, मिड लैटिट्यूड में। तो ये क्यों हुआ पॉसिबल, ऐसे क्यों, ये हमेशा नॉर्दर्न या सदर्न पोल्स में ही रेस्ट्रिक्टेड रहता था ऑरोरा, बट अभी कुछ दिनों पहले लद्दाख में भी जो मिड लैटिट्यूड है इंडिया का, उसमें ऑरोरा देखने को क्या, क्योंकि सन का जो ये सोलर विंड है ना, बहुत ही स्पीड में, जब इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को ब्रेक करके भी वहाँ पे पहुँच सक रहा है, ठीक है। तो सोलर विंड का जो है देख सकते हो इस बार बहुत ही रैपिड जो इंक्रीज इन सोलर विंड का जो स्पीड होता है, उससे क्या हो रहा है, मिड लैटिट्यूड जैसे इंडियन कंट्रीज़ में भी या सेंट्रल कंट्रीज़ में भी ऑरोरा देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में बताया, जो लद्दाख में देखा गया है, ए रेयर रेड कलर ऑरोरा वॉज ऑब्जर्व्ड ओवर द स्काई रिजर्व इन लद्दाख, ठीक है। क्यों हुआ, देखो, इट इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द सर्फेस ऑफ द सन, ठीक है, surface, it is due to the activity of the surface of the sun, the star continuously releases stream of charged particle, mainly electron, proton and magnetic field called solar wind, ठीक है, constantly रिलीज करता है चार्ज पार्टिकल। फिर ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, इसको क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, ये इंपॉर्टेंट है न्यूज में, क्योंकि इंडिया में जो ऑरोरा कभी दिखता नहीं था बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ सोलर विंड, ठीक है, एंड डेविएशन ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स इन द अर्थ, तो ये दिखने को मिला है लद्दाख में, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप, मुझे बताओगे। और एक फेनोमेना, और एक टॉपिक पे आते हैं, आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरटीआई। ये हमेशा आपको आए दिन न्यूज़ में मिलता है, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो ये जो एक्ट है ना, इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी से भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप आरटीआई केस फाइल करते हैं, है ना, बोलते हैं ना आरटीआई फाइल करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, मिलता है आपका आंसर। बट कुछ अमेंडमेंट हुआ आरटीआई एक्ट में, जिसके वजह से जो इसका पावर है, आरटीआई एक्ट का जो पावर है वो कम हो जा रहा है, कहीं ना कहीं कम हो जा रहा है, ठीक है। तो पहला जो आरटीआई एक्ट क्या होता है ना, ये हमारा फंडामेंटल, ये इसको जो रखा गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। अंडर आर्टिकल 19(1) राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आरटीआई राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन को हम फंडामेंटल राइट का दर्जा दे दिया है, ठीक है, बहुत पहले का जजमेंट है। तो यहाँ पे आप याद रखोगे, अंडर आर्टिकल 19(1) राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट। बट ये जो एक्ट आया है डीपीडीपी, ठीक है, डिजिटल
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ये क्या क्या है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखो क्या होता है, यहाँ पे सपोज एक प्राइवेट बॉडी है, प्राइवेट या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, ये गवर्नमेंट बॉडी किसको रिक्रूट कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई एक एग्जाम कंडक्ट किया ओपीएससी, ठीक है, 683 बच्चे को इसको रिक्रूट करना है, बट कितना किसको रिक्रूट किया है किसको नहीं किया है, एक पर्सन को उसके बारे में जानना है। तो पर्सन क्या करेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडी, ओपीएससी से गवर्नमेंट बॉडी, तो वहाँ पे आरटीआई केस फाइल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आरटीआई केस फाइल किया, अब ओपीएससी जो बॉडी में एक ऑफिसर बैठेगा उसको बोलते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ। तो जो आपने जो केस फाइल किया होगा वो पीआईओ को पास जाएगा, ठीक है। विद इन 60 डेज वो पीआईओ को आपको आंसर देना है इन रिटर्न। अगर नहीं देता है तो क्या करेगा, ये जो आपका जो केस है वो एक लास्ट जो फर्स्ट जो एपलेट बॉडी होता है वो पीआईओ होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अगर वो आंसर नहीं देता है तो आपके जाएगा सेकंड में, ठीक है, फिर आपका सेकंड में जाएगा सीपीआईओ, सेंट्रल पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अगर ये भी आपको आंसर नहीं देता है तब जाके मैटर जाएगा आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये लास्ट एपलेट बॉडी है, ठीक है। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट लास्ट अथॉरिटी होता है जजमेंट देने के लिए, तो ये हमारा लास्ट एपलेट बॉडी है आरटीआई एक्ट में, ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। फिर ये एक्शन लेगा कि आपको क्यों विद इन टाइम लिमिट में इंफॉर्मेशन दिया नहीं गया, ठीक है। तो ये 3 स्टेज होता है आपको इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। पहला स्टेज जो मैंने कहा पीआईओ, सेकंड स्टेज होता है सीपीआईओ, ये दोनों गवर्नमेंट बॉडी का और ये इंस्टीट्यूशन के अंदर ही रहेगा। अगर ये दोनों नहीं मिलते तो सीआईसी से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो पहले क्या था ना बच्चों, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अगर वो किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो सीआईसी क्या करता था, वो देगा आपको, बट ऑन ए कंडीशन अगर वो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, अगर उस इंफॉर्मेशन से किसी का प्राइवेसी या किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन से अगर पब्लिक का वेलफेयर हो रहा है तब जाके सीआईसी एक्शन लेता था। बट जो डीपीडी जो एक्ट है उसने क्या किया कि सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन को अब एग्जाम कर दिया, मतलब आप किसी का पर्सनल डेटा क्लेम नहीं कर सकते हो आरटीआई में, ठीक है। अब वो पर्सनल डेटा अगर पब्लिक इंटरेस्ट में भी अगर जरूरी है बट वो भी आप क्लेम नहीं कर सकते हो, क्लेम उसको नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यही चेंजेस है, 2 अमेंडमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो अमेंडमेंट लिखा है मैं बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। तो क्या है देखो, द डीपीडीपी द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडेड 81J टू एक्सपेंड इस परव्यू एंड एग्जेम्प्ट ऑल पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट, ठीक है। सारा आप किसी का भी आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए डिमांड नहीं कर सकते हो डेटा, चाहे वो कितना भी पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, पहले ये नहीं था। और क्या क्या, इट ऑल्सो डिलीटेड ए की प्रोविजन इन द लॉ विच गिव सिटीजन राइट टू इन्फॉर्मेशन एट पार विथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ एमएलए। पहले जब आरटीआई से अमेंड होने से पहले जो अधिकार एमपी और एमएलए को दिया गया था इन्फॉर्मेशन सीख करने के लिए कोई बॉडी से, वो पर्टिकुलरली सिटीजन को भी दिया गया था। बट इस अमेंडमेंट के बाद जो नॉर्मल सिटीजन का जो अधिकार है राइट टू इन्फॉर्मेशन वो छीन लिया गया है एज पार विद द एमपी और एमएलए के तरफ से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस पर मैंने क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, आप इसको पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपीडीपी एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अब आते हैं एक ऑफिस के बारे में, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आते हैं, दैट इज सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ठीक है, SFIO। तो ये क्या होता है, आपको नाम से पता चल रहा है, जो ये जो ऑफिस है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है, बहुत ही जो वाइट कॉलर क्राइम्स, ठीक है, जो ऑफिसर लेवल में जो क्राइम होता है, ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट, पर्सन को सम्मन करना और केस फाइल करना या रेकमेंड करना पनिशमेंट ये बॉडी करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बॉडी है, जितना भी फ्रॉड होता है केसेस इंडिया में बाय कॉर्पोरेट बॉडी, बाय गवर्नमेंट बॉडी, तो ये SFIO एक्टिवेट हो जाता है और इन्वेस्टिगेशन चालू करता है, ठीक है। तो ये देखो केस किस किस टाइप का, पहला तो देखो क्वेश्चन आएगा ये किस मिनिस्ट्री के अंदर होता है। तो सीरियस फ्रॉड आप लगेगा कि ठीक है जो फाइनेंशियल रिलेटेड है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आएगा, नहीं, तो ये जो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आएगा, ठीक है। जो SFIO है इट विल कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड दिस बॉडी हैज बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस बाय अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इसका ऑब्जेक्टिव आप पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव क्या है, द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ SFIO इज टू बी इन्वेस्टिगेटिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी टू डिटेक्ट एंड प्रोसिक्यूट एंड रिकमेंड टू प्रोसिक्यूट व्हाइट कॉलर फ्रॉड, ठीक है। यहाँ पे देखो व्हाइट कॉलर फ्रॉड, व्हाइट कॉलर फ्रॉड क्या होता है बच्चों, ऑफिसर, ठीक है, जो व्हाइट कॉलर जो ऑफिसर लोग जो फ्रॉड करते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो या फिर कोई भी ग्रुप A B C D के ऑफिसर होते हैं, वो लोग अगर फ्रॉड करते हैं फाइनेंशियल तो ये
SFIO एक्टिवेट होकर उनको ट्रैक करता है, इन्वेस्टिगेट करता है और पनिशमेंट देने का भी रेकमेंड करता है। ठीक है, तो इस पे जो है मैंने बता रखा है यहाँ पे किस किस टाइप के केस लेता है। कॉम्प्लेक्स केसेस इन्वॉल्व्स इंक्लूडिंग मल्टी डिसिप्लिन केसेस विद ह्यूज मॉनिटरी इम्पैक्ट, केसेस वेयर इन्वेस्टिगेशन कैन लीड टू क्लीनिंग अप ऑफ द सिस्टम, सीरियस फ्रॉड केसेस सेंड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ये टाइप ऑफ केसेस है जो ये बॉडी हैंडल करता है। ठीक है, इस पे मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, उसको आप देखोगे। फिर आता है लास्ट टॉपिक जो आपका है पीएम गति शक्ति। सो पीएम गति शक्ति बहुत पुराना स्कीम है, इतना भी नहीं है, पिछले साल ही लॉन्च किया गया था ये। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जितना भी हमारा मल्टी मॉडल नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है या कम्युनिकेशन है, रेल हुआ, रोड हुआ, सीवे हुआ, एयरवेज हुआ, सबको कनेक्ट करके कैसे उसके सारे जो है जितना भी डिपार्टमेंट्स है सबको कोऑर्डिनेट करके हम कैसे फास्टर, ठीक है, एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन बना सकते हैं पब्लिक के लिए। ठीक है, इसमें क्या किया गया, जितना भी कनेक्टिविटी है सबको एक साथ कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया फॉर इफेक्टिव एंड फास्टर कम्युनिकेशन ऑफ पीपल एंड सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, तो मोदी का भी क्या है लॉन्च किया था फॉर पीएम गति शक्ति के लिए। तो यहाँ पे देखो क्या है, इट इज़ ए नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एसेंशियली ब्रिंगिंग, क्योंकि रेलवेज, रोडवेज, ठीक है, एंड हमारा एयरवेज भी है। क्यों? इट विल फैसिलिटेट द लास्ट माइल कनेक्टिविटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो रिड्यूस ट्रैवल टाइम फॉर द पीपल। ठीक है, अगर तीनों का कनेक्टिविटी हम जोड़ दे, सिंक्रोनाइज कर दे, इफेक्टिव कर दे, तो ट्रैवल टाइम बच जाएगा। और ट्रैवल टाइम इकोनॉमी में बचने से बहुत वो इम्पैक्ट करता है ना, इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप करता है। जहाँ पे अगर कनेक्टिविटी नहीं है किस गाँव में, जैसे रूरल कैसे प्रॉस्पर करेगा, अर्बन में क्या सारा कनेक्टिविटी है, रोडवेज है, मेट्रोज है। अगर हम रूरल एरियाज को, गांव को अगर शहर से जोड़ देते हैं तो कनेक्टिविटी, तो गांव का भी प्रोग्रेस होगा, और जब गांव का जो प्रोग्रेस होगा तो टोटल इंडिया का प्रोग्रेस होगा। ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी पे स्कीम निकाला गया है, दैट इज पीएम गति शक्ति। ठीक है, यहाँ पे वही सब मैंने लिखा है क्या क्या कॉरिडोर्स को कनेक्ट किया गया है। टेक्सटाइल, ठीक है, जैसे तुम्हारा इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पे भारतमाला एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे हाईवे NH बनाया जा रहा है, सागरमाला आपका ये जो पोर्ट वगैरह है ना, वाटरवेज, वो सबको कनेक्ट कर रहा है, इनलैंड वाटरवेज, ड्राई लैंड पोर्ट्स। ठीक है, ये सब पे फोकस किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है। इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है इसके तहत, दैट इज टेक्सटाइल क्लस्टर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है, टेक्सटाइल क्लस्टर बन रहा है, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो कुल मिला के 17 मिनिस्ट्री है, उसके डिपार्टमेंट को कन्वर्ज किया जा रहा है, एक साथ मिल के काम करके नेशन डेवलपमेंट का प्रोग्रेस किया जाएगा। ठीक है, तो यही है पीएम गति शक्ति स्कीम। इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए क्योंकि न्यूज़ में बहुत बार चल रहा है। आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर दोगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। कल मैं आता हूँ और एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके। एंड ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए, OPSC प्रीलिम्स बहुत नज़दीक आ रखा है, तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर OPSC प्रीलिम्स। थैंक यू।